nutrition in fungi. In case of fungi, obviously they are living organisms and they need nutrients for their survival, their energy requirements, and their growth and development. So generally, in case of fungi, their major mode of nutrition is saprotrophic mode of nutrition. But apart from saprotrophic mode of nutrition, they may also parasitic predators or they may be mutualist. First of all, saprotrophic mode of nutrition. In case of fungi, mostly जो फंगस हैं दे आर सेप्रोट्रॉफ्स. उसके लिए इनके अंदर अडाप्टेशंस क्या है? एक तो इनके हाइफीज बहुत तेजी के साथ फैलते हैं. अगर कंडीशन सूटेबल हैं तो एकदम से ये मल्टीप्लाई होंगे, न्यूट्रिएंट्स जो होंगे उनके ऊपर अपने एंजाइम डालेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, और उन एंजाइम्स की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी. इनके बाहरी डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू diffusible form and then they will absorb these nutrients with the help of their hyphae. अब इनके जो hyphae हैं which are modified hyphae which penetrate into the food stuff, they are called as rhizides. ये rhizides के जरिए से अपने food stuff या substratum के अंदर आप penetrate करेंगे and they will get nutrients and they will multiply after absorbing these nutrients and their hyphae are fast spreading hyphae. ठीक है जी. अब nutrients को absorb करने के लिए इनके पास एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम है. इनके पास वैरायटी ऑफ एंजाइम्स है, यानी जितने भी प्रोटीन्स होंगी, जितने भी लिपिड्स होंगे, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, उनको डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास प्रोटीएजेस की वैरायटी है, न्यूक्लियसेस की, लाइपेजेस की, और अमाइलेजेस और कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम जितने भी होंगे उनके पास वैरायटी ऑफ एंजाइम्स आर देयर. सो दे कैन इजीली डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज प्रेजेंट इन द सॉइल. ऑब्वियसली प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स की डेथ के बाद जमीन के अंदर या कहीं पे भी कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर है तो उसको दे कैन इजीली डिफ्यूज, मेक देम इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म. इसलिए इनको आप क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स. दे आर डिकम्पोजर्स आर रिसाइक्लर्स. ठीक है. तो मेजॉरिटी ऑफ द फंजाई बिलोंग टू दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच इज कॉल्ड एज saprotrophic mode of nutrition and they are decomposers in ecosystem. Second one is parasitic mode of nutrition. अब those fungi which do not have extensive enzyme system, जिनके अंदर extensive enzyme system available नहीं है, तो obviously वो dead organic matter के अंदर जो variety of substances है उनको digest नहीं कर सकते, तो they have limited enzymes. तो they may attach themselves with host. ये host के साथ जाके attach हो जाते हैं और host में से diffusible food को absorb करते हैं. अब इस पर्पस के लिए इनके अंदर modified hyphae and these hyphae are called as haustoria. जैसे फूड स्टफ के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए राइजाइड्स होते हैं, तो पैरासाइटिक जो फंजाई हैं, इन केस ऑफ पैरासाइटिक फंजाई व्हिच डिपेंड ऑन होस्ट, दे नीड हॉस्टोरिया. हॉस्टोरिया आर मॉडिफाइड हाइफीज व्हिच पेनिट्रेट इनटू द होस्ट, और होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और वहां से ये अपनी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं. अब इनकी दो किस्में हैं, यानी पैरासाइटिक फंजाई कैन बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. First one is obligate parasites. Obligate parasites are those parasites which are strict parasites which need their host for their growth, development and survival and multiplication. अगर host नहीं होगा तो artificial liquid media के अंदर भी ये grow नहीं कर सकेंगे. Away from the host इनके अंदर survival की capabilities नहीं होती. So that's why they're called as obligate or strict parasites. They need their host. जैसे rust वगैरह है, mildews हैं. In case of facultative parasites, these are the parasites which can survive away from the host in artificial liquid media. इनको अगर आप growth medium दें तो ये host से away भी survive कर सकते हैं. ठीक है जी. तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर इनका प्रॉब्लम क्या होता है? दे डू नॉट हैव एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम, सो दे डिपेंड ऑन होस्ट. दे मे एसोसिएट विद देयर होस्ट एंड दे सर्वाइव एट द कॉस्ट ऑफ देयर होस्ट. तो होस्ट को ये नुकसान भी पहुंचाते हैं, उसके अंदर से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास है प्रेडेटर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इन केस ऑफ फंजाई, सम ऑफ द फंजाई आर प्रेडेटर इन नेचर. ये दे किल देयर प्रे फॉर द सेक ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स. ये कैसे अपनी प्रे को किल करेंगे? इस पर्पस के लिए इनके अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होती हैं. मसलन किसी जगह पे अगर इनकी हाइफीज है तो वहां से कोई नीमाटोड या कोई ऐसा वर्म जो है वो गुजर रहा है, तो दे में फॉर्म न्यूरोटॉक्सिन्स. इन न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से वो पैरालाइज हो जाएगा, या दे में फॉर्म कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स. ये जो हाइफीज होते हैं इनके, दे कैन फॉर्म दीज काइंड ऑफ कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स. इनमें से जैसे ही कोई न्यूमाटोड गुजरेगा तो दीज रिंग्स विल गेट टाइटन एंड दे विल
trap these nematodes, और obviously unlucky जो nematodes होगा, जो victim होगा, it will not be capable of escaping from this area. They will start pouring their enzymes on this unlucky victim, and they start digesting and absorbing these victims. तो तीसरा, दे में आल्सो प्रोड्यूस स्टिकी सब्सटेंसेस, ये कुछ ऐसे चिपकने वाले या स्टिकी सब्सटेंसेस भी बना सकते हैं जिनके जरिए से ये अपने जो हैबिटेट है वहां से गुजरने वाले जो नेमाटोड्स हैं वर्म्स उनको ये कैप्चर कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं ये? जैसे आपने पढ़ा कि पैरासाइटिक जो होते हैं वो इसलिए पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होते हैं कि दे डू नॉट हैव एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम, सो दे हैव टू डिपेंड ऑन देयर होस्ट। ये जो प्रेडेटर फंजाई होते हैं ये क्यों कैप्चर करते हैं नेमाटोड्स को और दूसरे वर्म्स को? इसकी रीजन ये होती है कि जिस जगह पे ये सर्वाइव कर रहे हैं वहां पर लीफ लिटर्स और कार्बोहाइड्रेट्स तो अबंडेंटली अवेलेबल हैं, लेकिन इनको एडिशनली नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनको पूरा करने के लिए इनको वर्म्स को या नेमाटोड्स को कैप्चर करना पड़ता है वहां पर, क्योंकि आपने पढ़ा कि जो मेजर कंपोनेंट होता है यानी 50% ऑफ ड्राई वेट इज प्रोटीन, तो ये अपनी प्रोटीन और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट उन वर्म्स को कैप्चर करते हैं, उनसे हासिल करते हैं अपनी नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। अदरवाइज जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर गुड इनफ इन देयर हैबिटेट, बट एडिशनली दे नीड दिस सप्लीमेंट्री नाइट्रोजन which can be provided with the help of capturing of their prey. This prey can be most oftenly these are nematodes. Next जो mode of nutrition इनके अंदर इसको आप कहते हैं mutualistic mode of nutrition. Which in case of mutualistic mode of nutrition, two organisms may associate with one another. This kind of association is called as symbiosis. If both are getting benefited from each other, अगर दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है यानी दोनों एक दूसरे से बेनिफिट गेन कर रहे हैं, तो इस तरह का म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन जो होता है इट इज प्रेजेंट इन नेचर। दो इसकी आपके पास एग्जांपल्स हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन्स आर डुअल ऑर्गेनिज्म। इन केस ऑफ लाइकन्स में जो एल्गी है दीज आर फोटोसिंथेटिक पार्टनर एंड फंजाई आर प्रोटेक्टिव पार्टनर। ठीक है ना जी? जैसे अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर आपको जो ये जो नजर आ रही है ऊपर वाली लेयर ये सारी की सारी फंजाई है, नीचे वाली लेयर सारी की सारी फंजाई है। ठीक है जी? एक अपर लेयर जो होती है वो टफ लेयर होती है और कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं उसके अंदर हाइफी फंजाई के, और ये नीचे वाली लेयर लूजली पैक्ड होती है। दे में हैव पेनिट्रेटिंग आर राइजाइड्स व्हिच कैन एंकर देम इन द हैबिटेट। दरमियान में ये जो लेयर है इसमें मोस्टली हाइफीज के साथ साथ यहाँ पर इंटरमिंगल्ड एल्गी होते हैं। तो ये एल्गी जो होते हैं दीज आर कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस। सो अब ये जो एसोसिएशन होगी, इस एसोसिएशन के अंदर एल्गी जो है दे आर फोटोसिंथेटिक पार्टनर्स व्हाइल फंजाई आर प्रोटेक्टिव। अब देखें ये सिचुएशन ये होती है कि यहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर बैरन रॉक्स हैं या ऐसी जगह जहाँ पर देयर इज नो प्रीवियस साइन ऑफ लाइफ, वहां पर सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स कौन से पहुंचेंगे? वहां पर लाइकन्स वहां पे ग्रो कर सकेंगे। व्हाई? क्योंकि एल्गी जो है ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक पार्टनर। लेकिन अकेले एल्गी वहां पे सरवाइव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हार्श कंडीशन है, डिहाइड्रेशन के जरिए से ये वहां पर सरवाइव करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो और अकेले फंजाई भी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते इस जगह पे, चूंकि दे नीड ऑर्गेनिक कार्बन्स। तो ऑर्गेनिक कार्बन्स यानी ऑर्गेनिक फूड बनाने की एबिलिटी इनके अंदर नहीं है। तो अब ये दोनों मिल के वहां पे रहते हैं, यानी एल्गी बिकम फोटोसिंथेटिक पार्टनर, दे प्रिपेयर फूड एंड दे प्रोवाइड दिस फूड as far as फंजाई is concerned। फंजाई को भी ये इसमें से हिस्सा देते हैं और खुद भी obviously they are autotrophs। और फंजाई जो होते हैं, फंजाई इसके जवाब में एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ डिहाइड्रेशन से उसको बचाते हैं। ठीक है जी? जो कॉम्पैक्ट लेयर्स होती हैं फंजाई की प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड दीज एल्गी आर गेटिंग मॉइस्चर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द फंजाई। सो एल्गी और फंजाई दोनों की जो एसोसिएशन है दैट इज कॉल्ड एज लाइकन्स। और फंगस इसमें कौन से होते हैं? मोस्टली इसमें एस्कोमाइकोटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो फंगस, और कुछ स्पीशीज बेसिडोमाइकोटा की भी हो सकती हैं। दे में भी मोस्टली दे आर एस्कोमाइकोटा बट समटाइम्स दे में आल्सो हैव बेसिडियोमाइकोट्स। ये दोनों क्या होते हैं? दीज आर क्लासेस या फाइलम्स ऑफ फंजाई जो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। और एल्गी में मोस्टली ग्रीन एल्गी होते हैं, लेकिन समटाइम्स दे में आल्सो हैव साइनोबैक्टीरिया। सो दीज आर द फोटोसिंथेटिक पार्टनर्स व्हाइल फंजाई आर प्रोटेक्टिव पार्टनर्स एंड दे प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इन दिस एसोसिएशन। और जब कंडीशन अनसुटेबल हो जाती हैं, इन दोनों के लिए सर्वाइवल के लिए कंडीशन अनसुटेबल हो जाती हैं, तो उस सूरत में फिर ये बनाते हैं अपने स्पोर्स। ये स्पोर्स आर कॉल्ड एज सोरिडिया। ये सोरिडिया जो स्पोर्स होते हैं, दे दिस ग्रुप ऑफ स्पोर स्ट्रक्चर व्हिच इज सोरिडिया इज
कंसिस्ट ऑफ स्पोर्स ऑफ फंजाई एज वेल एज एल्गी। यहाँ से डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्स होने के बाद किसी सुटेबल प्लेस पहुंचेंगे तो दोबारा ये लाइकेंस वहां पे जनरेट कर देंगे। तो लाइकेंस जो होते हैं दीज आर हार्डी ऑर्गेनिज्म, दीज आर पाइनियर्स ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहले किसी जगह पे अगर इकोसिस्टम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वहां पर जो सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर लाइकेंस। दे सेट अप स्टेजेस फॉर इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी शुरू के अंदर लाइकेंस वहां पे कंडीशंस को सुटेबल बनाएंगे, उसके बाद फिर वहां से लाइकेंस के बाद ब्रायोफाइट्स आएंगे, फिर हर्बेशियस प्लांट्स आएंगे, फिर श्रब्स आएंगी, फिर ट्रीज, और क्लाइमेक्स तक पहुंचेगा इकोसिस्टम। लेकिन इकोसिस्टम के क्लाइमेक्स तक पहुंचने के दौरान ऑब्वियसली मिलियंस ऑफ ईयर्स आर रिक्वायर्ड, बट इनिशियली हमेशा जो पाइनियर्स होते हैं दे आर लाइकेंस। दूसरा जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है आपके पास वो क्या है? दिस वन इज कॉल्ड एज माइकोराइजी। इन केस ऑफ माइकोराइजी, माइको कहते हैं फंजाई को, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, राइजी कहते हैं रूट्स को। तो माइकोराइजी इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है जी, फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान में जो ये एसोसिएशन है इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल अगर ये एक पौधा है, ठीक है जी, तो यहाँ पर ग्रो कर रहा है और इस पौधे के यहाँ पर ये रूट्स हैं और ये स्टेम और ये लीफ, तो ये अपनी इमीडिएट एनवायरनमेंट जो होती है यहाँ से ये अपनी मिनरल रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसको एयर से मिल रही है, वाटर इसको सॉइल से मिल रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस प्लांट्स आल्सो नीड मिनरल्स। फॉर एग्जांपल फास्फोरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह इनको ये चाहिए होते हैं। सो ये अपनी इमीडिएट एनवायरनमेंट से हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इनके साथ, यानी ये जो रूट्स हैं इनके साथ अगर फंजाई अटैच हो जाएं तो फंगस के अटैचमेंट के बाद इन प्लांट्स के अंदर मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो फंगस इनको दूर दूर से मिनरल्स एब्जॉर्ब करके इस तक पहुंचाते हैं, जिसके नतीजे में जो प्लांट्स होते हैं इनकी ग्रोथ बेहतर हो जाती है, दे शो बेटर ग्रोथ। और जब इनकी ग्रोथ बेहतर होगी तो ये ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे और जवाब में इस फंगस को भी ऑर्गेनिक कार्बन प्रोवाइड करेंगे। सो इस एसोसिएशन के दौरान में, माइकोराइजल एसोसिएशन के दौरान में, जो रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स हैं दे प्रोवाइड विद मोर मिनरल्स, especially phosphorus, zinc, copper, magnesium, iron, etc., which are required for metabolic activities of the plants. So इनकी ये mineral absorption की efficiency बढ़ जाएगी और इसके नतीजे में जब plants की growth बेहतर होगी तो इस फंगस को क्या मिलेगा? इस फंगस को ऑर्गेनिक कार्बन मिलेगा, which is obviously deficient in this particular habitat. So both are getting benefit from each other. ठीक है ना? This kind of beneficial association is called as mycorrhizal association. It is found in most of the higher plants, especially जो ट्रैकियोफाइट्स होते हैं उनके अंदर is observed in roots of higher plants as well as fungi. अब this can be of two different types. जो mycorrhizal association है, it can be ectomycorrhizae or it can be endomycorrhizae. So both are association between roots of higher plants and fungi, but दोनों में difference क्या है? In case of ectomycorrhizae, जो hyphae हैं, these hyphae will penetrate into the roots but remain between intracellular spaces. These hyphae do not penetrate into the cells of the cortex. ठीक है जी, ये cells के अंदर enter नहीं होते इनके hyphae, intercellular spaces और जो cell wall होती है उसके दरमियान में ही रहते हैं। But in case of endomycorrhizae, जिस तरह आप देख रहे हैं कि endomycorrhizae के अंदर जो hyphae हैं they penetrate into the roots cortical cells. ये रूट्स के कार्टिकल सेल्स के अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर ये चले जाते हैं, एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, और वहां पर ये स्वेलिंग और कॉइलिंग बनाते हैं एंड दे पेनिट्रेट इनटू द सेल्स, दे पेनिट्रेट इनटू रूट्स एज वेल एज देयर सेल्स. So in case of ectomycorrhizae, they penetrate into the root, but they remain between intercellular spaces and cell walls. They do not penetrate into the cells of the cortex. So this one is the major. These are the major differences between ectomycorrhizae and endomycorrhizae. Thank you so much.